जादुई राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी राज्य में स्वरा नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। जन्म के समय परियों की रानी करिश्मा ने उसे बचपन में जादुई शक्ति का वरदान दिया था, जिससे कि वो किसी भी चीज में जीवन डाल सकती थी। इतना ही नहीं, स्वरा को उसके माता पिता ने बचपन से ही सभी से प्रेम करना सिखाया, चाहे वो मनुष्य हो या जीव जंतु। वो अक्सर ज्यादातर समय जनता के बीच बिताया करती थी। राज्य के सभी लोग राजकुमारी स्वरा से बहुत प्रेम करते थे। इसी बीच राजकुमारी स्वरा की मुलाकात बादल से हुई। वो गरीब पर मेहनती और दयालु लड़का था। धीरे धीरे दोनों एक साथ समय बिताने के बाद एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक दिन की बात है, राजकुमारी स्वरा हमेशा की तरह अपनी बग्गी में बैठकर राज्य के दौरे पर निकली। तब उसने बीच रास्ते में एक बूढ़ी औरत को गिरते हुए देखा। उसने तुरंत ही बग्गी में से उतरकर बूढ़ी औरत की मदद की। अम्मा, आप ठीक तो है ना? चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मेरी बग्गी में बैठिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। ये कहते हुए राजकुमारी स्वरा ने बूढ़ी औरत को सहारा दिया और अपनी बग्गी में बैठाया। तब बूढ़ी औरत बोली, राजकुमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में आप बहुत ही दयालु हो, जैसा मैंने लोगों से सुना था। आपका शुक्रिया अम्मा। एक राजकुमारी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता की सेवा करूं। अच्छा बताइए, आपका घर कहाँ है? मेरा घर घने जंगल के बीच है। ठीक है अम्मा। सैनिकों, बग्गी जंगल की ओर ले चलो। उसके बाद बग्गी सरपट दौड़ते हुए घने जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान हवेली थी। वहीं बूढ़ी औरत का घर था। दरअसल वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि दुष्ट जादूगरनी शरारा थी, जो अपने बुरे इरादों को अंजाम देने के लिए बूढ़ी औरत का वेश बदलकर राजकुमारी स्वरा को अपनी हवेली पर लाने का षड्यंत्र रचा। हवेली पर पहुंचने के बाद बूढ़ी औरत ने राजकुमारी स्वरा को अंदर आने के लिए कहा। आइए राजकुमारी, कृपया कुछ देर मेरी हवेली पर विश्राम करके जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। राजकुमारी स्वरा बूढ़ी औरत की बात मान गई। सच में आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ जो आपके कदम मेरी हवेली पर पड़े। पर आप कौन हैं और इतनी बड़ी हवेली में आप अकेली रहती हैं क्या? दरअसल मैं एक जादूगरनी हूँ, पर मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। इसलिए मरने से पहले मैं आपको अपनी एक जादुई शक्ति देना चाहती हूँ। मैंने सुना है रानी परी ने आपको एक वरदान दिया है कि आप किसी भी वस्तु में जीवन डाल सकती हो। मैं भी आपको उपहार स्वरूप एक शक्ति देना चाहती हूँ, जिससे कि आप सभी जानवर और पौधों को ठीक कर सकेंगी, बल्कि आप उनसे बात भी कर सकेंगी। क्या सच में अम्मा? हाँ, पर उस शक्ति को हासिल करने के लिए तुम्हें अपने खून की एक बूंद देनी होगी। क्या तुम इस बात से सहमत हो? ये सुन राजकुमारी स्वरा ने बिना सोचे समझे खुशी से हामी भरी। तब बूढ़ी जादूगरनी शरारा ने राजकुमारी स्वरा के उंगली में एक सुई चुभाई और रक्त की एक बूंद अपने जादुई गोले पर टपकाया। तभी एक झिलमिलाती रोशनी ने राजकुमारी स्वरा के शरीर में प्रवेश किया। तब बूढ़ी जादूगरनी शरारा हंसते हुए बोली, राजकुमारी, अब तुम्हारी शक्तियाँ दुगनी हो गई है। क्या सच में जादूगरनी अम्मा? हाँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम अपनी शक्ति का प्रयोग गमले में रखे मुरझाए फूल पर करके देख सकती हो। जब राजकुमारी स्वरा ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग मुरझाए हुए फूल पर किया तो वो खिल उठा। साथ ही राजकुमारी स्वरा से बातें करने लगा। ये देख राजकुमारी स्वरा खुशी से झूम उठी और बूढ़ी जादूगरनी का धन्यवाद कर वापस अपने महल लौट आई। पर राजकुमारी स्वरा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब जादूगरनी शरारा का माया जाल है। राजकुमारी स्वरा को जाते देख बूढ़ी जादूगरनी तुरंत ही एक काली जवान जादूगरनी में बदल गई। दरअसल वो राजकुमारी स्वरा की खूबसूरती और जादुई शक्ति पाना चाहती थी। बेवकूफ राजकुमारी को पता ही नहीं है
कि वो अब दिन पर दिन बीमार और कमजोर होती चली जाएगी क्योंकि मैंने अपनी जादुई काली शक्ति का प्रयोग कर उसकी खूबसूरती और जादुई शक्ति छीन ली है जल्द ही वो मौत के करीब पहुंच जाएगी और उसके जीने की इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाएगी। इन सब बातों से अनजान राजकुमारी स्वरा ने बादल के संग मिलकर जनता की सेवा करना जारी रखा। एक दिन जब राजकुमारी स्वरा बगीचे में टहल रही थी, तब उसने बगीचे में लगे पसंदीदा ढेर सारे गुलाब के फूलों में से एक गुलाब के फूल को मुरझाया हुआ देखा। तो उसने गुलाब के फूल को पुनर्जीवित करने के लिए जैसे ही अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया, तभी वो गुलाब का फूल जलकर भस्म हो गया। अरे, ये गुलाब का फूल जल कैसे गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हाथ और सर में दर्द क्यों हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो बेहोश हो गई। पास खड़े बादल ने जब ये देखा तो वो उसे दौड़ते हुए वापस महल में ले गया। उसके बाद राजकुमारी स्वरा को देखने के लिए दूर दूर से कई चिकित्सक आए, लेकिन सभी ने हार मान ली क्योंकि सभी उसकी बीमारी का कारण और इलाज ढूंढने में असमर्थ थे। राजकुमारी स्वरा इतनी कमजोर हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। इस वजह से वो पूरी तरह टूट गई और उदास रहने लगी। ये देख राजा रानी भी बहुत दुखी थे। वो बस चमत्कार होने की उम्मीद कर रहे थे। राजकुमारी स्वरा के कक्ष के पास जो खिड़की थी, वहाँ से बगीचे में उगे गुलाब के फूल साफ साफ दिखाई पड़ते थे। धीरे धीरे एक एक गुलाब के फूल मुरझा रहे थे। वो बस बिस्तर में लेटे लेटे उन्हीं को देख निराश होते हुए बादल से बोली, बादल, शायद मैं भी उन गुलाब के फूलों की तरह एक दिन मुरझाकर मर जाऊंगी। मैं अब पहले की तरह लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। राजकुमारी स्वरा, तुम अपनी हिम्मत और उम्मीद मत छोड़ना। मैं तुम्हें ठीक करने का कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। इतना कहकर बादल राजा रानी के पास गया और उनसे कहा, महाराज, राजकुमारी स्वरा का जीवन केवल रानी परी ही बचा सकती हैं, जिन्होंने बचपन में वरदान दिया था। आप उन्हें महल बुला लीजिए, वही कोई न कोई उपाय बता सकती हैं। रानी परी अब बूढ़ी हो चुकी है और कई समय से बीमार भी है। वो यहाँ नहीं आ पाएगी। अगर ऐसी बात है तो मैं परीलोक जाकर उनसे उपाय पूछ कर आता हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक विनती है। मेरे लौटने तक महाराज कृपया आप गुलाब के बगीचे की अच्छे से देखभाल कीजिए, क्योंकि गुलाब के फूल ही इस समय राजकुमारी की उम्मीद और जीवन है। ठीक है, तुम्हारे वापस आने तक मैं दासियों से कहकर गुलाब के फूलों की अच्छे से देखभाल करने को कहूँगा। इतना कहकर बादल घोड़े पर सवार होकर रानी परी करिश्मा से मदद की गुहार लगाने के लिए परीलोक जाने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही ये बात जादूगरनी शरारा को पता चली, तो उसने बादल के रास्ते में कई रुकावटें उत्पन्न की, लेकिन वो सभी रुकावटों को पार कर आगे बढ़ते जा रहा था। तभी जादूगरनी शरारा बादल के सामने प्रकट हुई और बोली, तू चाहकर भी राजकुमारी की जान नहीं बचा पाएगा। अब वो बस कुछ ही पल की मेहमान है। ये कहते हुए जादूगरनी शरारा की जोरदार हंसी चारों तरफ गूंज उठी। लेकिन तभी चारों तरफ तेज रोशनी के साथ रानी परी करिश्मा अपनी कुछ अंगरक्षक परियों के साथ वहां प्रकट हुई और अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग कर जादूगरनी शरारा को बंदी बना लिया। वहीं बादल रानी परी करिश्मा को अपने समक्ष देख हाथ जोड़कर विनती करते हुए उन्हें राजकुमारी स्वरा के हालत के बारे में सब कुछ बताया। तब रानी परी बोली, मुझे सब पता है, तभी तो मैं अपने आखिरी पलों में भी राजकुमारी स्वरा की मदद करने यहाँ आई हूँ। परीलोक की परियां मुझे पृथ्वीलोक आने से मना कर रही थी, फिर भी मैं समस्या की गंभीरता को देखते हुए यहाँ चली आई। अब तुम देर मत करो और ये जादुई ब्रश अपने साथ ले जाओ। जादुई ब्रश? केवल इसी से ही तुम राजकुमारी स्वरा की जिंदगी बचा सकते हो, और केवल एक चीज ही उसकी जिंदगी बचा सकती है, उसकी खुद की इच्छा शक्ति मजबूत होना।
और ये जादुई ब्रश तुम्हें राजकुमारी स्वरा की इच्छा शक्ति मजबूत करने में मदद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी जी। फिर रानी परी करिश्मा से विदा लेकर बादल घोड़े पर सवार होकर महल की दिशा की ओर जाने लगा। तभी अचानक जोरों की वर्षा होने लगी। जब वो महल पहुंचा तो गुलाब का बगीचा लगभग मुरझा चुका था। केवल एक गुलाब ही बचा था। वो फौरन राजकुमारी स्वरा के कक्ष में पहुंचा। राजकुमारी स्वरा, मैं आ गया। ओह, तुम आ गए। देखो ना, गुलाब के सभी फूल मुरझा गए। बस आखिरी गुलाब का फूल बचा है। मुझे डर है कि आज रात अगर बारिश होती रही तो वो आखिरी फूल भी मर जाएगा। इसके साथ मेरे जीने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी और मैं भी मर जाऊंगी। नहीं राजकुमारी, ऐसा मत बोलो। मैं सब लोग, यहाँ तक कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी तुम्हारी ठीक होने की कामना कर रहे हैं ताकि तुम पहले की तरह हंसती मुस्कुराती रहो। बादल की बात सुन राजकुमारी स्वरा रोने लगी। बादल ने उसे चुप कराया और आंखें बंद करने के लिए कहा, तुम सो जाओ, तुम्हारे गुलाब के फूल को कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं पूरी रात उसकी देखभाल करूँगा। बात करते करते राजकुमारी स्वरा की आंख लग गई। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और आखिरी गुलाब का फूल भी मुरझाकर गिर गया। ये देख बादल परेशान हो उठा। तभी उसे रानी परी करिश्मा की दी हुई जादुई ब्रश का ध्यान आया। फिर उसने फटाफट से राजकुमारी स्वरा के मन में जीने की इच्छा जगाने के लिए जादुई ब्रश से खिड़की के पास एक गुलाब के फूल का चित्र बनाया। तभी एक चमत्कार हुआ और चारों तरफ एक रोशनी फैल गई और गुलाब का फूल का चित्र असली सुंदर गुलाब के फूल में बदल गया। फिर बादल ने फटाफट से जादुई गुलाब के फूल को बगीचे में लगा दिया। फिर जैसे ही सुबह राजकुमारी स्वरा नींद से जागी तो उसने जब आखिरी जादुई गुलाब के फूल को खिलखिलाते हुए देखा तो हैरानी से बोली, अरे, इतनी मूसलाधार बारिश के बाद भी ये आखिरी गुलाब का फूल अभी भी खिल रहा है। राजकुमारी स्वरा, यही तो जीवन जीने का मंत्र है। हमें हमेशा अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना चाहिए। अगर उस छोटे से गुलाब में मुश्किलों को सहन करने की ताकत है तो मैं भी बीमारी से लड़ने और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। धीरे धीरे राजकुमारी स्वरा का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और फिर पुराने दिनों की तरह वो साथ खुशी खुशी बादल के साथ वक्त बिताने लगी। फिर जब राजकुमारी स्वरा ने उस जादुई गुलाब को छुआ तब पूरा बगीचा ढेर सारे गुलाब के फूलों से खिल उठा। ये देख राजकुमारी स्वरा हैरान हो उठी। तब बादल ने रात की पूरी घटना विस्तार से बताया कि कैसे उसने रानी परी की दी हुई जादुई ब्रश से उसके लिए जादुई गुलाब बनाया। सारी सच्चाई जान राजकुमारी स्वरा बोली, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता देता, तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा कैसे जागती? मुझे तुमसे सच छुपाना पड़ा। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन में सकारात्मक सोच कितनी जरूरी है। राजकुमारी स्वरा के माता पिता ने भी बादल का धन्यवाद किया और दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करने का फैसला किया। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमारी स्वरा और बादल की खुशहाल शादी राज्य के लोगों के आशीर्वाद के साथ पूरी हुई। जादुई विशाल लहंगे का घर। रतनपुर नाम के एक गांव में 4 सहेलियां रहा करती थी। एक का नाम आरती, दूसरी का नाम पिंकी और तीसरी चौथी का नाम पायल और कंगना था। चारों सहेलियां बचपन से ही साथ खेलती हुई बड़ी हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी 10वीं पूरी करके 11वीं में दाखिला लिया था, लेकिन चारों की दोस्ती अभी भी बरकरार थी। चारों सहेलियां में कंगना के घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। बाकी के तीनों सहेलियां तो बहुत अमीर थी, लेकिन कंगना एक गरीब परिवार से थी। कंगना के पिता नहीं थे और माँ लोगों के घरों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। कंगना गरीब थी तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत बड़ा था और वो कभी भी अपनी सहेलियों की मदद करने से नहीं चूकती थी। एक बार की बात है, स्कूल में सभी बच्चों को असाइनमेंट बनाने का काम मिलता है। 4 में से 3 सहेलियां तो अपना असाइनमेंट बना लेती है, परंतु आरती असाइनमेंट नहीं बना पाती है। अगले दिन जब चारों सहेलियां स्कूल जाती है तब टीचर कहते हैं,
सभी बच्चे अपना अपना असाइनमेंट अपने टेबल पर रखिए, मैं चेक करने आ रहा हूँ। सभी बच्चों ने अपना अपना असाइनमेंट टेबल पर रख लिया, परंतु आरती बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि उसने तो असाइनमेंट बनाया ही नहीं था। कंगना आरती से कहती है, क्या हुआ आरती, तुम घबरा क्यों रही हो? अपना असाइनमेंट निकालो। कंगना, कल मैं अपने पापा के साथ उनके बिजनेस पार्टी में चली गई थी, इसलिए मैं असाइनमेंट नहीं बना पाई। अब तो सर मेरी बहुत पिटाई करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, तुम एक काम करो, मेरा असाइनमेंट रख लो और मेरा नाम काट कर अपना नाम लिख लो। सच में कंगना? लेकिन फिर सर तुम्हारी पिटाई कर देंगे। कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ? तुम मेरी दोस्त हो। इतना कहकर कंगना अपना असाइनमेंट आरती को दे देती है। जब टीचर कंगना के पास आते हैं तो कहते हैं, कंगना, तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है? सर मैंने अपना असाइनमेंट बना लिया था, लेकिन मैं लाना भूल गई। मैं कल पक्का ले आऊंगी सर। झूठ बोलने के लिए तुम्हारे पास कोई और बहाना नहीं था क्या कंगना? तुम्हारे चेहरे से साफ साफ लग रहा है कि तुमने असाइनमेंट बनाया ही नहीं है। अभी से भी समय है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, वरना फेल हो जाओगी। अब सभी बच्चों के सामने 10 उठक बैठक लगाओ। टीचर के कहने पर कंगना सभी बच्चों के सामने 10 उठक बैठक लगाती है। थोड़ी देर बाद जब लंच हो जाता है तो कंगना की बाकी 3 सहेलियां उसके पास आती है और फिर आरती कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कंगना, और साथ में मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। माफी किस लिए? मेरी वजह से तुम्हें पूरे क्लास के सामने उठक बैठक करना पड़ा, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं पागल, लंच हो गया है, चलो खाना खाते हैं। उसके बाद चारों सहेलियां खाना खाने चली जाती है। कंगना के अलावा बाकी तीनों बहुत अच्छा खाना लाया करती थी, लेकिन कंगना सूखी रोटी और चटनी लेकर आया करती थी। लेकिन फिर भी उसकी तीनों सहेलियां उसको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं करवाती थी कि उसका खाना अच्छा नहीं है। वो तीनों बड़े ही चाव से कंगना का खाना भी खाया करती थी। वैसे कंगना, तेरे घर की धनिया की चटनी तो बहुत ही कमाल की होती है, खाकर मजा ही आ जाता है। हाँ आरती, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी कंगना के घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। रहने भी दो अब तुम लोग, मुझे पता है तुम लोगों को सैंडविच और कटलेट के आगे मेरी सूखी रोटी और धनिया की चटनी थोड़ी ना अच्छी लगती होगी। तुम तो बस मेरा दिल रखने के लिए कहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कंगना, अब तू ज्यादा मत बोल और चुपचाप से खाना खा, समझी? बड़ी आई। इसी तरह उन चारों में बहुत प्यार था। कुछ समय बीत जाता है और उनकी दोस्ती में कोई भी बदलाव नहीं आता है। एक बार की बात है, कंगना का बर्थडे आने वाला था। उसी विषय में कंगना की तीनों सहेलियां आपस में बात कर रही थी। गाइस, कंगना का बर्थडे आने वाला है और तुम्हें तो अच्छे से पता है उसके घर में उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। हाँ, तुम सही कह रही हो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं बताती हूँ हमें क्या करना है। हम उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं और तीनों मिलकर उसे एक बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे। हाँ, ये आइडिया सबसे बेस्ट है। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या? हम सब कोई जॉब तो नहीं करते, तो हम इतने सारे पैसे कहाँ से कलेक्ट करेंगे? अपनी पॉकेट मनी से। हमें हर हफ्ते पॉकेट मनी तो मिलती है ना। हम तीनों अपनी अपनी पॉकेट मनी सेव करेंगे और उसके बाद एक छोटी सी पार्टी प्लान करेंगे और उसके लिए एक एक्सपेंसिव सा लहंगा खरीदेंगे, क्योंकि उसके पास कोई लहंगा नहीं है और उसे लहंगा बहुत पसंद है। तीनों आपस में कंगना के बर्थडे की प्लानिंग कर लेती है। अब वो तीनों अपनी हर हफ्ते की पॉकेट मनी सेव किया करती थी। दिन बीतते जाते हैं और समय का बिल्कुल पता नहीं चलता। कंगना के बर्थडे से एक दिन पहले पिंकी और पायल आरती के घर जाती हैं और तीनों अपने अपने पैसे काउंट करती है। हम तीनों के पैसे मिलाकर टोटल 2000 रुपए हुए हैं। 2000 में हम सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? देख, 1000 में तो हमारी पार्टी प्लान हो जाएगी, बाकी के 1000 रुपए का लहंगा खरीद लेंगे। कौन देगा तुझे 1000 रुपए का लहंगा? तुझे पता नहीं है लहंगे का प्राइस कितना ज्यादा होता है? हाँ, मुझे दुनियादारी की नॉलेज कहाँ है? हम सबकी दादी अम्मा तो तू ही है ना। यार गाइस, तुम दोनों लड़ना बंद करो। अभी हम जिस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं उस पर फोकस करो। हम एक काम करते हैं, मार्केट चलकर पता कर लेते हैं, क्या पता हमें कोई 1000 रुपए का कोई अच्छा सा लहंगा मिल जाए। पिंकी की बात मानकर वो तीनों मार्केट चली जाती है। तीनों मार्केट तो चली जाती है, लेकिन उन्हें पूरा मार्केट घूमने के बाद भी 1000 रुपए का लहंगा कहीं नहीं मिलता।
वो तीनों काफी मायूस हो जाती है। पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, यार हमने कितना कुछ सोचा था, लेकिन हमें शाम हो गई है और अभी तक हमने कुछ भी अरेंज नहीं किया है। न ही लहंगा मिला और अभी तक हमने उसके बर्थडे के लिए डेकोरेशन भी नहीं किया। आज रात को 12 बजे ही हम उसे सरप्राइज देने वाले थे। मायूस मत हो यार, हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है ना। चल घर चलते हैं। इसके बाद तीनों अपना मुंह लटकाकर घर की ओर जाने लगती है। तभी उन्हें अचानक से सुनसान रास्ते पर एक दुकान दिखाई देती है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि यहाँ 1000 रुपए से कम दाम में ही लहंगे मिलते हैं। ओए, अचानक से यहाँ पर ये दुकान कहाँ से आई? हम मार्केट भी तो इसी रास्ते से गए थे, उस टाइम तो कोई दुकान नहीं थी। चल अब तो अपना गोबर वाला दिमाग लगाना बंद कर, क्या पता हमने ना देखा हो इस दुकान को। चल अंदर चलकर देखते हैं। वो तीनों अंदर चली जाती है। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़की लहंगा बेच रही थी। उन्हें उस दुकान में 1000 रुपए में ही एक बहुत खूबसूरत लहंगा मिल जाता है, जिसे पाकर वो तीनों बहुत ज्यादा खुश होती है और उस लहंगे को लेकर वो तीनों आरती के घर चली जाती है। आरती कहती है, गाइस हमें लहंगा तो मिल गया, अब हमें डेकोरेशन करना है, चलो लग जाओ अपने अपने काम पर। उसके बाद वो तीनों आरती के घर में ही बहुत अच्छा बर्थडे का डेकोरेशन करती है। डेकोरेशन करने के बाद वो तीनों कंगना के घर जाती है और पायल कंगना से कहती है, सुन कंगना, यार तुझे तो पता है हमारे एग्जाम आने वाले हैं और हम तीनों ही पढ़ने में बिल्कुल बेकार है। हम चारों में सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज तू ही है। आज प्लीज हमारे साथ आरती के घर चलना। हमने सोचा है हम रात को बैठकर ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं मम्मी से पूछ कर आती हूँ। कंगना मम्मी से पूछ कर आती है और उसके बाद वो तीनों आरती के घर चले जाते हैं। आरती के घर में दूसरे कमरे में बैठकर वो लोग झूठ मूठ का पढ़ाई करने का ढोंग करने लगते हैं। जैसे ही 12 बजते हैं वो सभी जोर से चिल्लाती है, हैप्पी बर्थडे कंगना। अरे यार तुम लोगों को मेरा बर्थडे याद था, मुझे तो खुद ही मेरा बर्थडे याद नहीं था। थैंक यू सो मच। अच्छा अब किताबों को छोड़ और हमारे साथ चल। वो तीनों मिलकर कंगना को डेकोरेशन किए हुए रूम में लेकर जाती हैं। इतनी अच्छी सजावट और सुंदर सा केक देखकर कंगना बहुत खुश होती है। तभी वे लोग उसे लहंगा देते हैं। कंगना को लहंगा भी बहुत पसंद आता है और वो तुरंत अपने पुराने कपड़े चेंज करके वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा कंगना के ऊपर बहुत जच रहा था। उसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों के साथ केक कट करती है और पूरी रात वो लोग बहुत डांस करते हैं और पार्टी करते हैं। सुबह कंगना अपनी सहेलियों से कहती है, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपना ये बर्थडे जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे को यादगार बनाने के लिए। चल चल अब ओवर एक्टिंग मत कर। कंगना की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। उसके बाद कंगना अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। कंगना की माँ भी बहुत खुश होती है। कंगना ने लहंगा पहना हुआ था। वो लहंगा पहनकर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है, उसका खाना बहुत स्वादिष्ट पकवानों में बदल जाता है। ये सब देख कंगना को कुछ भी समझ नहीं आता। अरे ये सब कैसे हुआ? जैसे ही मैंने इस खाने को छुआ, मुझे ये स्वादिष्ट पकवान मिल गया खाने के लिए। फिर कंगना वो स्वादिष्ट पकवान बहुत खुश होकर खा लेती है। अभी तक उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका लहंगा जो उसकी सहेलियों ने उसे गिफ्ट किया है वो एक जादुई लहंगा है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक बार की बात है, एक रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। कच्चा मकान होने के कारण कंगना का मकान बारिश में ढह जाता है और कंगना और उसकी माँ बेघर हो जाती है। कंगना आस पड़ोस के लोगों से बहुत मदद मांगती है। मदद करो काकी, देखो हमारा घर ढह गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? तो हमसे क्या कह रही है, हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कंगना मायूस होकर वापस अपनी माँ के पास चली जाती है, जो टूटे हुए मकान के आगे खड़ी होकर रो रही थी। रो मत माँ, देखना भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तभी अचानक से कंगना का जादुई लहंगा, जो कि मलबे के नीचे दबा हुआ था, एकदम से बहुत बड़ा आकार ले लेता है
और एक लहंगे के घर के रूप में बदल जाता है। ये सब देख दोनों माँ बेटी बहुत हैरान हो जाती है। माँ, ये तो वही लहंगा है जो मेरी सहेलियों ने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। अच्छा, इसका मतलब उस दिन जो अचानक से अच्छे अच्छे पकवान मेरे सामने आ गए थे वो इस लहंगे के जादू से हुआ था। मतलब ये लहंगा जादुई है। चलो माँ, अंदर चलकर देखते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उस लहंगे के घर के अंदर जाती हैं। वो घर बहुत ही विशाल था और बहुत आलीशान भी था। वहाँ उनकी जरूरतों की सारी चीजें मौजूद थी। कंगना बहुत खुश होती है। अगले दिन स्कूल जाने के लिए उसकी तीनों सहेलियाँ उसको बुलाने आती है, लेकिन वहाँ पर उसका घर ना देखकर एक लहंगे का विशाल घर देख वे तीनों हैरान हो जाती है। आरती, क्या ये अपनी कंगना का घर है? हाँ, और तुझे ये लहंगा कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? अबे, ये तो वही लहंगा है जो हमने उसको बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वे लोग इस तरह से बातें कर ही रही थी कि तभी कंगना घर से बाहर निकलती है और उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद वो चारों सहेलियां उस दुकान पर जाती है जहाँ से उन्होंने वो लहंगा खरीदा था। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझ आएगा भी नहीं बुद्धू, क्योंकि तेरे दिमाग में गोबर जो भरा है। इस तरह चारों सहेलियां हंसने लगती है। उस दिन के बाद से जादुई लहंगे के घर की वजह से कंगना को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और अब वो अपनी सहेलियों की तरह अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।